हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की बिहार स्टेट की क्लासेस की थी, जिसमें कि जो पेपर सेकंड है, जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं, उसकी तैयारी मैं आप लोग को करा रही थी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हायर परचेज सिस्टम के बारे में कि जो क्रय प्रणाली होती है परचेज करने की, वो क्या रहती है, किस तरह से उसमें किस तरह से स्वामित्व जो होता है, पोजेशन जो होता है या ओनरशिप होती है, ट्रांसफर की जाती है, क्या एंट्रीज की जाती हैं, और साथ ही इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। हायर परचेज सिस्टम क्रय प्रणाली। आप लोगों ने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी बीकॉम में, फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो आप लोगों की फर्स्ट ईयर में रही होगी, तो आप लोगों ने पढ़ी होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो वहां पर एक चैप्टर है जिसमें हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम दोनों दे रखे थे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम समझेंगे जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है वो क्या रहता है। यहाँ पर हम समझते हैं पहले कि हायर परचेज क्या होता है। हायर परचेज में, जैसे कि आज के टाइम में तो बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी कॉस्टली पड़ रही हैं, हमारे पास डायरेक्ट इतना अमाउंट नहीं है कि हम उसे फौरन परचेज कर सकें कैश में दे करके। जैसे स्कूटी बाई करने आप जाइए, 1 लाख के करीब अगर स्कूटी पड़ रही है, आप पास पूरा अमाउंट नहीं है कि आप डायरेक्टली 1 लाख कैश पे करके ले सकें, तो क्या करते हैं हम लोग, डाउन पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते रहते हैं। तो हायर परचेज जो होता है, इसमें भी आपकी यही चीज रहती है कि इसमें भी परचेज करने की या फिर सेल करने की, दोनों की ही ये एक अलग सी सिस्टम है या प्रणाली कह सकते हैं। इसमें जो क्रेता है यानी कि जो बाई कर रहा है, परचेज कर रहा है, और जो विक्रेता है यानी कि जो सेल कर रहा है, उनके बीच एक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता है। अगर हम इसकी भाषा में, इसकी लैंग्वेज में बात करें, तो उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें जो क्रेता होता है, जो परचेज कर रहा है, जो भी वस्तु है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सामान है, उसे वो किस्तों में या इंस्टॉलमेंट में उस पेमेंट, उस वस्तु की, उस जो भी प्रोडक्ट है उसकी पेमेंट करने के लिए एक अपना प्रॉमिस करता है, वचन देता है। अब ये जो इंस्टॉलमेंट होती हैं, ये डिपेंड करता है कि किस तरह से रखी जाए। मंथली भी हो सकती हैं, क्वार्टरली भी हो सकती हैं, हाफ ईयरली भी हो सकती हैं, एनुअल भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है उनके बीच में, उस पर डिपेंड करता है। तो ये वाला जो मेथड होता है, ये जो सिस्टम होता है, ये आपका क्या कहलाता है, यही हो जाता है हमारा क्रय प्रणाली। यहाँ पर जो डिफिनेशन के तौर पर दे रखा है, या फिर जो यहाँ पर मैंने बताया है उसमें देख लेते हैं ये कि हायर परचेज सिस्टम refers to the system wherein the seller of goods transfer the goods to the buyer without transferring the ownership of goods। जो बायर होता है, यानी कि जो वस्तु को या जो भी प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है, खरीद रहा है, उसको सिर्फ क्या चीज ट्रांसफर होती है, जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं वो ट्रांसफर होता है, उसको यूज करने का अधिकार। यानी कि अगर स्कूटी हम ले रहे हैं हायर परचेस सिस्टम के थ्रू, तो उस स्कूटी को यूज कर सकते हैं, हम चला सकते हैं, उसका हमको राइट मिलता है, उसका हमको अधिकार मिलता है। लेकिन जो एक्चुअल में स्कूटी होती है, उसका पोजीशन जो रहता है, स्वामित्व जो रहता है, उसका ओनरशिप जो रहती है, सॉरी, जो ओनरशिप रहती है वो किसकी रहेगी, वो जो सेल कर रहा है, जो सेलर है, जो वेंडर है, उसकी ही रहती है। द पेमेंट फॉर द गुड्स विल बी मेड बाय द बायर इन इंस्टॉलमेंट। कि हम जो बायर होता है उसके द्वारा जो पेमेंट होता है वो इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में पेमेंट किया जाता है। इफ द बायर पेज ऑल द इंस्टॉलमेंट, द ओनरशिप ऑफ द गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड। यानी कि जैसे ही आप सारी जो भी इंस्टॉलमेंट्स होती है उसका पेमेंट कर देते हैं, तो जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर हो जाती है जो परचेज कर रहा है, जो बाई कर रहा है, उसको। ऑन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, आखिरी किस्त जो होगी, जब लास्ट पेमेंट का आपको कर देंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट को पेमेंट कर देंगे, तब जो ओनरशिप होती है तब ट्रांसफर होती है। यही मेन डिफरेंस है, यही मेन डिफरेंस है जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है और जो आपका हायर परचेज सिस्टम होता है उसमें, कि यहाँ पर जो हायर परचेज होगा उसमें लास्ट में, जब आखिरी किस्त का, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं, तभी आपको ओनरशिप ट्रांसफर होती है। लेकिन इंस्टॉलमेंट में ऐसा नहीं होता है। इसको डिटेल में समझेंगे जब हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट को समझेंगे, वीडियो अलग से आएगी उसकी। इफ द बायर डजंट पे फॉर एनी इंस्टॉलमेंट, द गुड्स विल बी रिपोसेस्ड बाय द सेलर। अगर जो परचेज कर रहा है उसने किसी भी इंस्टॉलमेंट को पे करने में किसी तरह की चूक हो जाती है या पेमेंट नहीं करता है,
तो जो भी वस्तु होगी, जो भी प्रोडक्ट होता है, उसका जो अधिकार मिला था, राइट मिला था, वो पोजेशन मिला था, वो वापस से किसका हो जाता है, जो वेंडर होता है उसका हो जाता है। द गुड्स विल बी रिपोजेस्ड बाय द सेलर एंड द मनी पेड ऑन अर्लियर इंस्टॉलमेंट विल बी ट्रीटेड एज हायर चार्जेस फॉर यूजिंग द गुड्स। और जो आपने पहले की किस्तें दे रखी होती हैं, जो भी पहले की इंस्टॉलमेंट पे की होंगी, उसको मान लिया जाता है कि इसके जो हायर करने के जो चार्जेस थे उसमें वो वापस आपको नहीं मिलती हैं, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट को इसके थ्रू, इस परचेस सिस्टम के थ्रू बाई कर रहा है। तो इससे बहुत से पॉइंट्स निकल करके आए हैं। यहाँ पर आपने जितनी चीजें समझी इसके बारे में बहुत से पॉइंट्स निकले, अलग से नोट्स भी बनाते चला करिए साथ साथ। क्या पॉइंट निकले हैं, किस्तों में पेमेंट करना होता है और उसमें सबसे पहले आप कुछ डाउन पेमेंट करते हैं, कुछ तत्काल अदायगी जिसे बोला जाता है, कुछ तत्काल किस्त का भुगतान आप करते हैं। उसके बाद की किस्तें जो होती हैं हम इंस्टॉलमेंट में चुकाते हैं या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। पोजेशन का ट्रांसफर होता है, ओनरशिप का नहीं होता है। एक और पॉइंट निकल करके आता है कि अगर कोई भी चूक हो जाती है इंस्टॉलमेंट को पे करने में, तो जो भी पोजेशन हमको मिला होता है वापस से जो वेंडर होता है उसको मिल जाता है, और जो भी किस्तें हमने अभी तक इंस्टॉलमेंट दी होती हैं वो हायर चार्जेस के तौर पे मान ली जाती हैं, वापस नहीं मिलेंगी। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको? आइए चलें देखें इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें कि फीचर्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम, माल का अधिकार, पोजीशन ऑफ गुड्स, अभी मैंने बताया ही था कि जो अधिकार होता है वो ट्रांसफर हो जाता है जो भी परचेज कर रहा है, जो बाई कर रहा होता है उसको। माल का स्वामित्व, ओनरशिप ऑफ गुड्स, ओनरशिप आखिरी किस्त तक, लास्ट पेमेंट तक ट्रांसफर नहीं होती है, जब लास्ट पेमेंट को कर दिया जाएगा उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर होती है। फिर आ जाती है किस्त योजना, इंस्टॉलमेंट प्लान है कि आप डाउन पेमेंट कर देते हैं, बाकी की जो भी अमाउंट है या जो भी पेमेंट आपको करना है रिमेनिंग, वो आप किस्तों में करते रहते हैं, इंस्टॉलमेंट में करते हैं। माल का पुनः अधिकार, रिपोजिशन ऑफ गुड्स, कि अगर कोई भी किस्त को चुकाने में किसी भी तरह की चूक हो जाती है तो, या भी किसी भी टाइम पर वेंडर या फिर जो भी परचेस कर रहा है, बाई कर रहा है, उसके द्वारा जो अनुबंध या एग्रीमेंट है उसको समाप्त भी किया जा सकता है। ब्याज शुल्क, इंटरेस्ट चार्ज, की जो रिमेनिंग होती हैं इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए उस पर इंटरेस्ट लगता है। यही रीजन है कि जो आप कैश प्राइस में परचेस कर रहे होते हैं किसी भी वस्तु को, प्रोडक्ट को, और जो आप हायर परचेस प्राइस जो होता है उसका करते हैं तो बीच में डिफरेंस आता है, दोनों में अंतर हो जाता है, थोड़ी महंगी मिलती है। अगर सपोज कर लीजिए हमको 96,000 की पड़ रही है कोई स्कूटी, और अगर आप हायर परचेस के थ्रू ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, तो वहां पर आपको हो सकता है वो 1,10,000, 1,15,000 तक की पड़े। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट्स होती है उस पर इंटरेस्ट भी लगता जाता है। लेकिन ये रहता है कि थोड़ा सा अगर हमको अभी जरूरत है लेकिन इतना पैसे नहीं है हमारे पास कि डायरेक्ट हम पूरा कैश पेमेंट कर सकें फुल, तो इस तरह से हम उसे खरीद लेते हैं और धीरे धीरे पेमेंट करते हैं तो पता भी नहीं चलता है, और वो वस्तु या प्रोडक्ट जो हमें चाहिए होता है वो भी हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर ये फीचर्स हो जाएंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए आगे चलते हैं इसमें। अब एडवांटेज क्या होते हैं, क्या लाभ होते हैं, क्रय के लाभ। तो यहाँ पर वैसे तो दो तरह से देखा जाता है कि क्रेता को, यानी कि जो परचेज कर रहा है, बायर है, हायरर है, उसको क्या लाभ है, क्या बेनिफिट्स हैं, और जो सेल कर रहा है, जो वेंडर है, उसको क्या बेनिफिट्स है। तो यहाँ पर साथ में ही समझ लेते हैं। फाइनेंसिंग ऑफ एन एसेट थ्रू द हायर परचेज इज वेरी इजी। इसके थ्रू जो हम परचेज कर रहे होते हैं तो वहाँ पर फाइनेंसिंग बहुत आसान हो जाती है। अगर आप किसी भी सपोज के लिए कोई व्हीकल ले रहे हैं, उसको परचेज करने के लिए आप लोन ले रहे हैं, कोई कार ले रहे हैं 10 लाख की, उसके लिए आपको लोन लेना पड़ रहा है, तो वहाँ पर एक क्या होगा, पेपर वर्क बहुत हो जाएगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा, उसकी फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इसके थ्रू ले लेंगे तो वहाँ पर आपको बीच की जो फॉर्मेलिटीज होंगी वो किसी थर्ड पार्टी के साथ नहीं करनी पड़ेंगी, डायरेक्ट आप जो भी वेंडर है उससे ही करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर फाइनेंसिंग जो होती है वो बहुत इजी हो जाती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है इसमें कि हायर परचेजर बिकम्स द ओनर ऑफ द एसेट इन फ्यूचर, कि जो परचेज कर रहा है, जो हायर परचेजर है, वो फ्यूचर में जब वो लास्ट पेमेंट कर देगा तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद वो उसका ओनर बन जाएगा। थर्ड हो जाता है लाभ कि हायर परचेजर गेट्स द बेनिफिट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन एसेट हायर्ड बाय हिम हर। यहाँ पर ये रहता है कि क्योंकि जो भी प्रोडक्ट होता है उस पर डिप्रिसिएशन भी चार्ज होता है, तो डिप्रिसिएशन में ये फायदा हो जाता है कि जो क्रेता होता है, जो भी वस्तु को परचेज कर रहा है, उस डिप्रिसिएशन को भी उसकी कॉस्ट से लेस करता है, तो वहाँ पर जो भी आगे लगेगा इंटरेस्ट उस पर, उसमें कमी आती है। फोर्थ हो जाएगा इमीडिएट यूज ऑफ एसेट विदाउट पेइंग द इंटायर अमाउंट, कि हम फौरन यूज कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को, उस सामान को, उस एसेट को, बिना भी पूरा उसका अमाउंट को
चुकाए हुए बिना पूरा भुगतान किए हुए, तो ये इसके बेनिफिट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि कुछ कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं जो नॉर्मली हम लोग नहीं खरीद सकते, उसको इसके थ्रू खरीद सकते हैं। जैसे कि एप्पल का आईफोन है, पहले बहुत मीम चलता था ये कि किडनी बेचनी पड़ती है, तो इंस्टॉलमेंट के थ्रू अगर आप परचेस कर रहे हैं तो किडनी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही ये रहता है कि ईजी हो जाता है एक मिडिल क्लास लोगों के लिए भी इसको परचेज कर पाना, बहुत ईजी पेमेंट हो जाता है, आसानी से रिपेयर जो होता है उसको भी ईजी रहता है। साथ ही जो विक्रेता होगा, जो सेलर होता है, तो वहाँ पर उसकी सेल में भी वृद्धि होती है। काफ़ी लोग जो नॉर्मली नहीं खरीद सकते थे पूरा कैश पेमेंट करके, तो वो इस तरह से खरीदते हैं तो उनकी सेल बढ़ जाती है। इसमें भी रहता है कि किस्तें आप अपने अकॉर्डिंग अनुबंध के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो वहाँ पर ये रहता है कि कलेक्ट करना उनके लिए ईजी हो जाता है। तो ये सारे जो होंगे प्रॉफिट हो जाते हैं, वेंडर को भी रहते हैं और जो परचेज कर रहा है उसको भी रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि क्रय की हानियां। अब किसी चीज के एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे, तो डिसएडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज क्या होते हैं, इसकी हानियां। ओनरशिप ऑफ एसेट इज ट्रांसफर्ड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, कि जब आप आखिरी किस्त का भुगतान कर देते हैं उसके बाद ही क्या होगा, आपको पेमेंट जो भी वस्तु होगी, जो भी एसेट होती है, वो उसकी ओनरशिप मिलती है। तो उसमें रहता है कि बीच में अगर वेंडर की तरफ से आपने कोई इंस्टॉलमेंट को पे करने में अगर कोई चूक हो गई तो वेंडर की तरफ से एग्रीमेंट को बीच में ही समाप्त भी किया जा सकता है। तो जो भी आपने इंस्टॉलमेंट पे की थी वो भी चली जाएंगी और जो भी एसेट होगी वो भी आपकी नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर ये भी थोड़ा सा डर रहता है कि जो ओनरशिप होती है वो लास्ट में आपको आखिरी पेमेंट के बाद ही मिलती है। फिर दूसरा हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू हायर परचेज इज वेरी हाई, क्योंकि इंटरेस्ट जो लगता है जिसकी वजह से हमको जो भी एसेट है वो महंगी पड़ती है, थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। द एडिशन ऑफ एनी कन्वीनियंस इंक्रीज द कॉस्ट, किसी भी तरह का अनुबंध जो होता है, क्योंकि एग्रीमेंट होता है तो उसमें कुछ और भी अगर पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं तो उसकी भी कॉस्ट एडिशनल ऐड हो जाती है। उसके बाद आ जाता है इफ द हायर्ड एसेट इज नो लॉन्गर नीडेड बिकॉज ऑफ एनी चेंज इन द बिजनेस स्ट्रेटेजी देयर में बी अ रिजल्टिंग पेनाल्टी। तो यहाँ पे ये रहता है कि अगर हमने अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी में कोई चेंज किया है और अब उस एसेट की हमको नीड नहीं है, तो वहाँ पर बीच में जितनी भी हम इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाती हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं या आगे भी पेमेंट करेंगे तो भी वो प्रोडक्ट जो है हमारे लिए बेकार होता है, वो एसेट हमारे लिए बेकार होती, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज होता है। फिर होता है कि टोटल अमाउंट पेड टुवर्ड्स द एसेट कुड बी मच हायर देन द कॉस्ट ऑफ द एसेट ड्यू टू सब्सटेंशियली हाई इंटरेस्ट रेट, कि जब इंटरेस्ट रेट कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से हमको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है वो जो भी एसेट होगी वो, तो जिस वजह से भी क्या रहता है कि लोग, अगर आपके पास कैश में है तो आप डायरेक्ट कैश में भी चीज़ों को खरीद सकते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आप इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं तो वहाँ पर टैक्स में भी, क्योंकि इंटरेस्ट जो देना होगा तो टैक्स में भी आपको जो है डिडक्शन मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। इसलिए आज के टाइम में अगर कोई भी चीज़ें खरीद रहा होता है, ज़्यादा कॉस्टली ले रहा होता है, तो इंस्टॉलमेंट पे लेना लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि टैक्स में भी छूट मिल जाती है और आसानी भी रहती है। तो ये सारी हो जाएंगे डिसएडवांटेजेस। अब आइए देख लेते हैं कि कुछ ऐसे टर्म्स जो इसमें यूज होते हैं, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा तो आपके लिए इजी रहेगा कि हायर वेंडर कौन होता है, कैश प्राइस क्या होता है, हायर परचेज प्राइस क्या होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इसको भी अलग पॉइंट वाइज मैंने बना दिया था कि आप लोग को इजी रहेगा। पहला पॉइंट इसमें है कि हायर परचेजर कौन होता है। ही इज बायर इन हायर परचेज एग्रीमेंट, क्रय क्रेता व किराया खरीद समझौते में क्रेता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हायर परचेजर होता है जो कि परचेज कर रहा होगा वो क्रेता का है इसमें, यानी कि जो भी बाई कर रहा है प्रोडक्ट को उसको हायर परचेजर बोला जाता है, हायर भी बोल सकते हैं या बायर भी बोला जाता है, कुछ भी लिखा हो सकता है आपके आंसर में। फिर आता है वेंडर। वेंडर वो व्यक्ति होता है जो जिसके पास एसेट है तो अपनी एसेट को सेल कर रहा होता है, वो वेंडर कहलाता है। तीसरा हो जाता है कैश प्राइस। इट इज द अमाउंट टू बी पेड फॉर आउटराइट परचेज इन कैश, कि अगर कैश में आप उस प्रोडक्ट को खरीदते, उस एसेट को खरीदते तो कितने की पड़ती, जो उसका क्रय मूल्य होता वो कैश प्राइस कहलाएगा। नेक्स्ट है डाउन पेमेंट। इट इज द इनिशियल पेमेंट पेएबल बाय द हायर परचेजर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू ए हायर परचेज एग्रीमेंट, कि जब इस अनुबंध में हम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले इसको जो पेमेंट करते हैं हम, वही कहलाता है डाउन पेमेंट, या तत्काल अदायगी भी इसे बोला जाता है, या तत्काल किस्त का भुगतान ही बोला जाता है, किसी भी ना लिखा हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो वो हो जाएगा डाउन पेमेंट, जो पहला हम उसको नगद में कैश में देते हैं
डाउन पेमेंट कहलाता है, उसके बाद हमारी इंस्टॉलमेंट लगती है। उसके बाद आ जाएगा हायर परचेज प्राइस। इट इज द टोटल अमाउंट पेबल बाय द हायर परचेजर्स टू द हायर वेंडर ऑफ गुड्स आर परचेज्ड अंडर द हायर परचेज सिस्टम। कि इस अनुबंध के अंतर्गत जो प्राइस हम चुकाते हैं वो हायर परचेज प्राइस होता है। इसमें आपका क्या ऐड रहता है, जो हमारा कैश प्राइस है प्लस साथ में जो भी हम दे रहे होंगे इंटरेस्ट, वो दोनों चीजें ऐड रहती हैं, उनको मिला करके ही हमारा क्या बनता है, हायर परचेज प्राइस बनता है। तो रोकड़ मूल्य प्लस रोकड़, इसको इस तरह से लिखा जाता है अगर फॉर्मूला आपका आता है एग्जाम में, कि रोकड़ मूल्य यानी कि कैश प्राइस प्लस कैश प्राइस की जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, जो भी देना आपको है, उस पर इंटरेस्ट, ये दोनों मिला करके होता है। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो वहां अच्छे से समझ लेंगे। अभी आपको क्लियर हो गया होगा इसके टर्म्स सारे। आइए इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट को देख लेते हैं कि अगर पूछता है डेबिट क्रेडिट को कि कहाँ पर क्या किया जाता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी एग्जाम में। इतना डिटेल में नहीं पूछता है, लेकिन मैंने सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए आप लोग की बता दिया है कि अगर पूछ देगा तो आप कहीं पर कंफ्यूज ना हो, एक नजर अगर आपने देखा होगा तो एग्जाम में याद आ जाएगा। तो दो तरह से एंट्रीज होती हैं, एक तो हो जाएंगी जो बायर है उसकी बुक्स में, और दूसरी होती है वेंडर की बुक में, जो सेल कर रहा होगा उसकी। तो बायर जो होता है उसकी बुक में कब क्या एंट्रीज होती हैं, पहली एंट्री हो जाती है कि जो एसेट होगी उसके जो कैश प्राइस होगा उसको दिखाया जाता है, तो वहां पर क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट हो जाता है तो हायर वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर दूसरी एंट्री हो जाती है कि जब एग्रीमेंट होता है उसके समय जो डाउन पेमेंट आप कर रहे होंगे उसकी एंट्री होती है, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट होता है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि वेंडर को दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस एक बार इसको एक नजर देख लीजिए कि एग्जाम में अगर पूछे तो वहाँ पर पता हो आपको कि अगर डाउन पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं तो क्या क्रेडिट होगा क्या डेबिट होगा। थर्ड एंट्री हो जाती है ब्याज का लेखा, कि जो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाता है टू हायर वेंडर अकाउंट। फिर आ जाता है किस्त का भुगतान, यानी कि जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर आएगा कि जब बाकी की किस्तें होती हैं तो सेम ऐसे ही आपको हो जाएगा, जो बाकी की जितने भी आएंगी, जितने भी इंस्टॉलमेंट देने होंगे, सेम एज इट इज आपका इंटरेस्ट करते चले जाएंगे। फिर डिप्रिसिएशन जो लगता है उसमें क्या रहेगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है और टू एसेट अकाउंट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट जो होगा, उस इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से बनता था, डिप्रिसिएशन से पूछता है या फिर जो इंटरेस्ट होता है उसमें पूछा जाता है कि उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। फिर आता है कि हिरास की राशि का लाभानी खाते में हस्तांतरण। उसके बाद जो डिप्रिसिएशन होता है उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं दो से बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा। तो आपकी समझ में आ गया। अगर आप चाहें तो इन दोनों को साथ में भी एंट्री हो सकती है, वो तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए जब न्यूमेरिकल वो सॉल्व करते हैं तो वहां पर आता है। एग्जाम में जो पूछेगा तो सीधे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको इसे ट्रांसफर कर देना है। पूछेगा क्या किया जाता है तो हम इसे डेबिट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर आ जाएगा कि वेंडर की बुक्स में जो किए जाते हैं, तो पहला हो जाएगा कि जैसे उसमें कैश प्राइस लिखते थे तो यहाँ पर भी कैश प्राइस हो जाएगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और उसके बाद जब ईयर के एंड में उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर क्या होता है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट हो जाता है। फिर आ जाएगा कि वहां पर भी हमने किया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर जो डाउन पेमेंट किया था, यहाँ पर भी जो डाउन पेमेंट होगा तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट हो जाएगा। इंटरेस्ट होगा उसको फिर दिखाना है तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा। इसको ज्यादा परेशान ना होइएगा कि इंटरेस्ट सारी रटनी है आपको, बस एक नजर देख लीजिए ताकि थोड़ा सा ध्यान में रहे कि एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। फिर आ जाता है कि किस्त की देय तिथि पर प्राप्त राशि की, यहाँ वहां पर भी जब हम पेमेंट कर रहे थे इंस्टॉलमेंट का तो कैश अकाउंट डेबिट टू या बैंक अकाउंट डेबिट में जाएगा टू हायर परचेजर अकाउंट हो जाएगा। अन्य किस्तों का लेखा इसी तरह सेम एज ही हो जाएगा आपका। फिर इंटरेस्ट जो होगा उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर हम जो क्रेता होता है परचेजर उसकी बुक में कर रहे हैं तो डेबिट में करते हैं, अगर हम वेंडर की बुक में करेंगे तो क्रेडिट में कर देंगे, बस इतना हो जाएगा। क्योंकि वेंडर को तो इंटरेस्ट मिला ना, और जो भी इनकम मिलेगी वो सब क्या होती है, क्रेडिट कर दी जाती है। और क्योंकि परचेजर जो था उसने चुकाया था, पेमेंट किया था, इसलिए वहां पर हमने डेबिट में डाला था। तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर जितना भी थ्योरी पोर्शन था इसका समझ में आपको आ गया होगा। आइए चले अब एमसीक्यूज की तरफ और एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा हमें अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी और रिवीजन भी हो जाएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
हायर परचेज एक्ट इनैक्टेड इन द ईयर, किस वर्ष क्रय क्रय अधिनियम अधिनियमित हुआ? 1971, 1972, 1973, 1974। ये जो इसका किस वर्ष जो है ये अधिनियम पारित हुआ था, ये भी एक एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। तो कौन से ईयर में ये एक्ट पारित हुआ था? तो ये अधिनियम जो था 1972 में संसद से इसको स्वीकृति मिली थी और 1972 में ये पारित हुआ था। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1972 में हुआ था। इस तरह से साझेदारी अधिनियम है, पार्टनरशिप एक्ट है 1932, कंपनीज एक्ट है 2013 जो अभी चल रहा है करंट में, या जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961। तो अभी इनकम टैक्स तो आप पढ़ेंगे आगे, तो ये इसका एक्ट है 1972। और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाएगा 1872, 1872। और जो इंस्टॉलमेंट होता है यानी कि जो किस्त भुगतान पद्धति है जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वो अलग है और उसका अधिनियम भी अलग है। चलिए आप लोग मुझे कमेंट करिएगा वो किस एक्ट में आती है। जैसे नेक्स्ट वीडियो तो आएगी लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करिएगा जो किस भुगतान पद्धति है वो किस अधिनियम के अंतर्गत लागू हुई थी या किस अधिनियम के अंतर्गत आई थी। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय क्रय समझौते के समय भुगतान की गई राशि को कहा जाता है? द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट इज नोन एज इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट, कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस। कि जब हम जिस टाइम एग्रीमेंट हो रहा होता है उस टाइम जो अमाउंट पेड करते हैं उसी समय वो क्या होता है, तो वो कहलाता है तत्काल अदायगी, डाउन पेमेंट। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय क्रय प्रणाली में नगद मूल्य और ब्याज को कहा जाता है? इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट प्राइस इज नोन एज। तो यहाँ पर नगद मूल्य ब्याज के यहाँ पर योग को कर लीजिएगा क्योंकि उनके टोटल की बात हो रही है कि योग को क्या कहा जाता है कि टोटल को क्या कहा जाता है। संपत्ति का पुस्तक मूल्य, संपत्ति का पूंजीगत मूल्य, संपत्ति का क्रय क्रय मूल्य, क्रय क्रय शुल्क, बुक वैल्यू ऑफ एसेट, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट, हायर परचेज चार्जेस। तो इन दोनों के टोटल को क्या कहा जाएगा कि जो कैश प्राइस होगा हमारा और साथ में उसमें जब इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि क्या कहा जाता है उसे, वो हो जाता है हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई परिसंपत्ति क्रय क्रय प्रणाली पर अर्जित की जाती है तो परिसंपत्ति खाते को क्रय क्रेता की पुस्तकों में संपत्ति के डैश से डेबिट किया जाता है। When an asset is acquired on hire purchase system, the asset account is debited with dash of the asset in the book of the hire purchaser. Hire purchase price, cash price, installment price, none of these. क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हम अकाउंट्स बना रहे होते हैं जैसे कि अभी एंट्रीज मैंने आपको बताई थी, तो वहां पर जब हम जो भी एग्रीमेंट ये होता है उसमें जैसे ही एग्रीमेंट की शुरुआत होती है तो वहां पर जो पहली एंट्री कर रहे थे हम लोग तो किस प्राइस से कर रहे थे, तो पहली एंट्री हमने की थी कैश प्राइस से कि जो नगद मूल्य होगा या फिर रोकड़ मूल्य होगा उस मूल्य से हम पहली एंट्री करते हैं क्रेता की पुस्तकों में। तो एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसीलिए मैंने आपको जो एंट्रीज दिखाई थी जिससे कि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय क्रय समझौते के तहत माल का स्वामित्व निम्नलिखित के समय हस्तांतरित किया जाता है? ओनरशिप ऑफ गुड्स अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट, पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फुल एंड फाइनल पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, नन। ये जो एग्रीमेंट होता है हायर परचेज का वहां पर जो स्वामित्व होता है, ओनरशिप होती, पोजेशन अलग होता है, ओनरशिप अलग होती है, उसमें अधिकार होता है, आप उस एसेट को यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन स्वामित्व तो आपका कि वो आपकी ही कही जाएगी, पेपर्स पर भी आपकी ही होगी। तो वो हो जाती है जब लास्ट पेमेंट हम कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट जो लास्ट होती है उसका पेमेंट होने के बाद वो उसकी ओनरशिप आपको ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फुल एंड फाइनल पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज की राशि क्रेता द्वारा जमा की जाती है? द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज स्टेटेड बाय द बायर टू हायर परचेज अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, नन। की जो ब्याज की राशि होती है उसे क्रय क्रेता द्वारा जो क्रेता होगा जो परचेज कर रहा होगा, बायर होगा, वो कहाँ डिपॉजिट करता है, कहाँ उसकी क्रेडिट करता है, वो क्रेडिट करता है जो हायर वेंडर अकाउंट होता है उसमें। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाद में वो अपने प्रॉफिट लास्ट अकाउंट में डेबिट में ले जाता है लेकिन पहले जब वो इंटरेस्ट को पेड कर रहा होता है तो हायर वेंडर अकाउंट में करता है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रोकड़ मूल्य बराबर होता है कैश प्राइस इक्वल्स टू हायर परचेज प्राइस माइनस टोटल इंटरेस्ट, डाउन पेमेंट इन कैश, डाउन पेमेंट प्लस इंटरेस्ट, नन ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने समझाया भी हुआ है आपको कि जो रोकड़ मूल्य होता है कैश प्राइस होता है वो किसके इक्वल होता है, क्रय मूल्य माइनस कुल ब्याज नगद में जो हम तत्काल भुगतान कर रहे हैं जो डाउन पेमेंट होगा, डाउन पेमेंट प्लस इंटरेस्ट, तो किसके बराबर होता है आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपके। इसका आंसर आप लोग मुझे जरूर से कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, बच्चे देखते ज्यादा है लेकिन कमेंट कम करते हैं, तो कमेंट क्या करिए, उससे मुझे भी पता चलता है कि आपको कितना अच्छे से समझ में आया है। तो कमेंट करिएगा इसका आंसर आप लोग मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्रय क्रेता किसी भी किस्त का भुगतान करने में विफल रहता है तो इसे अप्राप्ति कहा जाता है और विक्रेता के पास इसका अधिकार है। If the hire purchaser fails to make payment of any installment, it is called default and the vendor has the right of default repossession कि इस एग्रीमेंट के अंतर्गत अगर कोई इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने में किसी भी तरह का विफलता होती है, चूक जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, डिफॉल्ट अप्राप्ति भी कह सकते हैं, चूक भी कह सकते हैं, भूल भी कह सकते हैं, कुछ भी एग्जाम में लिखा हो सकता है यहाँ पर। तो वहां पर जो वेंडर होता है उसके पास क्या राइट रहता है, तो उसके पास राइट रहता है रिपोजिशन का, पुनर्ग्रहण का, या फिर वापस से अपनी वस्तु को ले लेने का। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय क्रेता की पुस्तकों में ब्याज और मूल्यह्रास खाता कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा। इन द बुक्स ऑफ हायरर द इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट। कि जो क्रय क्रेता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको बायर भी बोलते हैं, इसको परचेजर भी बोलते हैं, इसको हायरर भी बोलते हैं क्रेता को, तो किसी भी नाम से लिखा आ सकता है। हिंदी अच्छी होती है कभी कभी क्योंकि वहां पर सिर्फ आपको क्रेता लिखा मिलेगा, इंग्लिश में 3 नाम है, कोई भी लिखा आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से देख रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट या डिप्रिसिएशन जो होगा उसको हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, तो मैंने जो इंटरेस्ट अभी आपको दिखाई थी वहां पर भी बताया था कि कहाँ पर उसे हम ट्रांसफर करते हैं, जो हम पीएनएल बनाते हैं उसमें ट्रांसफर करते हैं। कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसीलिए मैं इस तरह से आप लोगों को पढ़ाती हूँ कि जितने भी आगे के एमसीक्यूज आने हैं या उससे रिलेटेड बन सकते हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा एमसीक्यूज से और साथ ही सारा भी आपको क्लियर हो जाएगा जितना भी पढ़ाया हुआ है मैंने। तो अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, लाइक में कंजूसी ना करिएगा, लाइक कर दीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्रय मूल्य और रोकड़ मूल्य के बीच का अंतर कहलाता है द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड द कैश प्राइस इज कॉल्ड हायर चार्जेस या टोटल इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ द एसेट, इंस्टॉलमेंट प्राइस, कैश प्राइस। कि जो हायर परचेज प्राइस है और जो कैश प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या कहलाता है, तो उसे आप हायर चार्जेस के नाम से भी कह सकते हैं, टोटल इंटरेस्ट भी कहा जा सकता है। तो एग्जाम में दोनों में से किसी भी नाम से आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है कि जो हमने क्रय के तौर पे मूल्य दिया था या जो उसका एक्चुअल में कैश प्राइस था उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा होता तो वैसे इंटरेस्ट है जो हमारा कैश प्राइस है, और साथ ही जो उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो दोनों मिलाकर ही हमारे क्या बन जाते हैं, हायर परचेज प्राइस बनता है। तो यहाँ पर वो कुल ब्याज भी कहलाता है या क्रय शुल्क भी कहलाता है, हायर चार्जेस भी कहलाते हैं, किसी भी नाम से एग्जाम में आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में अच्छे से आपको हायर परचेज आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बारे में और वहां पर दोनों के डिफरेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे, जहाँ पर इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बच्चे वहां पर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी उसमें रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसको कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।